दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से और हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जिसका सीधा असर आपकी जिंदगी पर पड़ता है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों खबरों में आगे बढ़ें उससे पहले जान लेते हैं महामारी के नए अपडेट्स को। अभी तक भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 14,33,949 हो गई है। आपको बता दें कि सक्रिय मामलों की संख्या 4,84,377 हो गई है। अच्छी बात यह है कि 9,16,346 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं, पर दुख की बात यह है कि 32,806 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र अभी भी सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में बना हुआ है, जहां पर 3,75,799 मामले हो गए हैं। तमिलनाडु जबकि दूसरे नंबर पर बना हुआ है, वहां 2,13,723 मामले हो गए हैं। दिल्ली तीसरे नंबर पर है और वहां पर 1,30,606 मामले हैं। आंध्र प्रदेश चौथे नंबर पर है और 96,298 मामले हो गए हैं। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि मोदी बोले कि महामारी का खतरा टला नहीं है, बहुत ही ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि महामारी का खतरा टला नहीं है, अभी भी वह उतना ही घातक है जितना कि शुरुआत के दिनों में था। उन्होंने लोगों से पूरी तरह सावधानी बरतने की अपील की है। आपको बता दें कि आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 67वीं कड़ी में लोगों के साथ अपने विचार साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने महामारी के दौरान भी सकारात्मक रुख अपनाने और आपदा को अवसर में बदलने की स्थानीय स्तर पर किए गए प्रयोगों के लिए देशवासियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि महामारी का खतरा अभी टला नहीं है, कई स्थानों पर ये तेजी से फैल रहा है और हमें बहुत ही ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि महामारी अब भी उतना ही घातक है जितना कि शुरू में था, इसलिए हमें पूरी सावधानी बरतनी है। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक हमारी मेहनत का फल होता है। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि राहुल गांधी बोले देश की संपत्ति पूंजीपतियों को सौंपने की तैयारी में है सरकार। दोस्तों आपको बता दें कि राहुल गांधी ने एक बार फिर से सरकार की नीतियों पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि भारत सरकार देश की संपत्ति करीबी पूंजीपतियों को सौंपने की रणनीति पर काम कर रही है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने ट्वीट करके सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पूंजीपतियों को देश का धन सौंपने के लिए भारत सरकार की यह संचालन रणनीति कि पीएसयू को आर्थिक रूप से अस्थिर बना दिया जाए। मीडिया अभियान के तहत ये कहते हुए कि ये अप्रतिस्पर्धी है, पूंजीपतियों को देने की बात कही जाए। आपको बता दें कि दान के रूप में करीबी पूंजीपतियों को बेच दिया जाए। दोस्तों आपको बता दें कि इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार सुबह देश की जनता से एकजुट होकर लोकतंत्र की रक्षा के लिए आवाज उठाने की अपील करते हुए एक ट्वीट किया था कि आइए लोकतंत्र में एकजुट होकर लोकतंत्र की रक्षा के लिए आवाज उठाएं। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि प्रियंका गांधी बोली कि बीजेपी की मंशा साफ, चुनी हुई सरकार को गिराने की कर रही है कोशिश। दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान में सियासी संकट देखा जा रहा है। कांग्रेस के जरिए लगातार भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी पर राजस्थान की गहलोत सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया जा रहा है। इस बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र की बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया है। दोस्तों आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके कहा कि संकट के समय नेतृत्व की पहचान होती है। महामारी के राष्ट्रीय संकट में देश को जनहित में काम करने वाले नेतृत्व की जरूरत है, मगर केंद्र की भाजपा सरकार ने जनता द्वारा चुनी गई सरकारों को गिराने की कोशिश करके अपनी मंशा और अपना चरित्र साफ कर दिया है। जनता जवाब देगी। दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान में कांग्रेस नेता सचिन पायलट बागी तेवर अख्तियार कर चुके हैं। सचिन पायलट के समर्थन में कई कांग्रेस विधायक हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि सचिन पायलट बीजेपी के इशारों पर काम कर रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि राजस्थान में बीजेपी गहलोत सरकार को गिराने की साजिश रच रही है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि संकट के बीच दिल्ली वासियों के लिए एक अच्छी खबर, केजरीवाल ने खुद दी है खुशखबरी। दोस्तों आपको बता दें कि देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ने महामारी को नियंत्रित करने में सफलता पा ली है। इस संक्रमण के मुकाबले में वे काफी हद तक जीतती नजर आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद लोगों को राहत भरी खबर दी है। दोस्तों आपको बता दें कि केजरीवाल ने रविवार को सुबह ट्वीट करके कहा कि मरीजों की संख्या में कमी आई है, लोगों का घर पर इलाज हो रहा है, इसलिए कुछ लोगों को अब अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं है। इससे पहले उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि दिल्ली में महामारी के एक्टिव केसों की संख्या के मद्देनजर 8वें स्थान पर पहुंच गया है। कुछ समय पहले तक दिल्ली दूसरे स्थान पर था। केजरीवाल ने लिखा कि दिल्ली में कुछ दिन पहले हालात खराब थे और हम दूसरे नंबर पर थे। उन्होंने कहा कि हालात में सुधार होने के बावजूद संतुष्ट हो जाने के लिए कोई भी जगह नहीं है और लोगों को पूरा एहतियात बरतना चाहिए। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि देश में महामारी संक्रमितों की संख्या 14 लाख के पार, 9 लाख से ज्यादा मरीज हुए ठीक। दोस्तों आपको बता दें कि देश में महामारी संक्रमितों की संख्या 14 लाख को पार कर गई है। रविवार को नए आंकड़ों के मुताबिक
महामारी से देश में अब तक 14,11,954 लोग संक्रमित हो चुके हैं। आंकड़ों के अनुसार आपको बता दें कि महामारी के 4,77,228 एक्टिव केस हैं, जबकि 9,01,959 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं महामारी की चपेट में आकर अब तक देश भर में 32,350 लोगों ने दम तोड़े हैं। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि केवल 12 रुपए में मिलेगा 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस, इस योजना का उठाएं फायदा। दोस्तों आपको बता दें कि आज के समय में इंश्योरेंस बहुत जरूरी हो गया है, लेकिन इंश्योरेंस के बढ़ते प्रीमियम के चलते बीमा करवाना महंगा हो गया है। बीमा कराना जिन लोगों के लिए लिमिट से बाहर है, उनके लिए केंद्र सरकार बीमा कवर दे रही है, और वह भी मामूली रकम पर। आपको बता दें कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए केंद्र सरकार ने बेहद ही मामूली प्रीमियम वाली 2 स्कीम चलाई हुई है। ये है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना केंद्र की दुर्घटना बीमा योजना है। दोस्तों आपको बता दें कि ज्योति बीमा योजना केंद्र सरकार की जीवन बीमा स्कीम है, वहीं पीएम सुरक्षा बीमा योजना दुर्घटना बीमा योजना है। ये दोनों स्कीम मिलाकर कुल मिलाकर 4 लाख रुपए तक का बीमा कवर देती है। अगर आप इन दोनों योजनाओं का फायदा लेना चाहते हैं तो आपको प्रीमियम के लिए महज 342 रुपए सालाना देना होगा। आपको बता दें कि दोनों ही योजना सालाना आधार पर है। इनका प्रीमियम हर साल मई और जून में जमा होता है। ये प्रीमियम आपके बैंक खाते से खुद ही कट जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत आप सिर्फ 12 रुपए में 2 लाख रुपए तक का बीमा कवर ले सकते हैं। यह एक प्रकार का दुर्घटना पॉलिसी है, जिसके तहत किसी एक्सीडेंट के दौरान दम तोड़े जाने पर या अपंग हो जाने पर आप बीमा राशि के लिए क्लेम कर सकते हैं। आपको बता दें कि आंशिक तौर पर अपंग होने पर 1 लाख रुपए तक का बीमा कवर मिल जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि 18 साल से लेकर 70 साल का कोई भी व्यक्ति इस योजना को ले सकता है। बीमित व्यक्ति के 70 साल के होने पर ये बीमा खत्म हो जाएगा। इस योजना के लिए बैंक में खाता होना जरूरी है। आपको बता दें कि बैलेंस नहीं होने पर पॉलिसी खुद ही रद्द हो जाएगी, क्योंकि प्रीमियम कटने के दौरान खाते में बैलेंस होना जरूरी है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि बढ़ते महामारी संक्रमण को लेकर सिक्किम में और आगे तक बढ़ाया गया संपूर्ण लॉकडाउन। दोस्तों आपको बता दें कि बढ़ते महामारी संक्रमण के बीच सिक्किम में लागू संपूर्ण लॉकडाउन को और आगे तक बढ़ा दिया गया है। रविवार को सरकार की तरफ से जारी अधिसूचना में कहा गया कि राज्य में महामारी के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए लॉकडाउन को 1 अगस्त तक बढ़ाया जा रहा है। इसके पहले राज्य में 27 जुलाई तक लॉकडाउन लगाए जाने की घोषणा की गई थी। आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार सिक्किम में महामारी संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 499 हो गई है। राज्य में महामारी के एक्टिव मामलों की संख्या 357 है और 142 लोग इससे इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि IRCTC की वेबसाइट में होंगे बड़े बदलाव। AI तकनीक से आसानी से मिलेगा कंफर्म टिकट। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय रेलवे IRCTC की ऑनलाइन टिकटिंग वेबसाइट यानी कि irctc.co.in में कई बड़े बदलाव करने जा रहा है। वेबसाइट में किए जाने वाले बदलावों से यात्रियों के लिए ऑनलाइन कंफर्म टिकट लेना अब आसान हो जाएगा। इसके लिए रेलवे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का इस्तेमाल वेबसाइट में करेगा। दोस्तों आपको बता दें कि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष VK यादव के मुताबिक IRCTC की टिकटिंग वेबसाइट नए रंग रूप के साथ अगस्त में लोगों के सामने आएगी। इस नई वेबसाइट में पहले की तुलना में ज्यादा सुविधाएं होंगी। इस वेबसाइट के जरिए आसानी से और जल्द ऑनलाइन टिकट बुक किया जा सकेगा। आपको बता दें कि नई वेबसाइट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इस तकनीक के जरिए यात्रियों को आसानी से पता लग जाएगा कि वेटिंग टिकट लेने पर टिकट कंफर्म होने की कितनी संभावना है। आपको बता दें कि नए पोर्टल के जरिए टिकट लेते समय यात्रियों के टिकट के मैसेज के साथ QR कोड का मैसेज भी आ जाएगा, जिसके जरिए यात्री के स्टेशन जाने पर कॉन्टैक्टलेस टिकट की चेकिंग हो पाएगी। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि बदल जाएगा सिनेमा देखने का तरीका। PVR दर्शकों का मनोरंजन कराने को तैयार। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी का कहर लगातार जारी है, लेकिन अब इस कहर के बीच ही जिंदगी की गाड़ी पटरी पर लौटने भी लगी है। काफी कुछ काम शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स बंद है। लेकिन PVR सिनेमा दर्शकों को सुरक्षा के साथ ही फिल्में दिखाने के लिए तैयार है। माना जा रहा है कि सरकार अनलॉक 3 में 1 अगस्त से सिनेमा हॉल को भी खोलने की मंजूरी दे सकती है। इसके लिए सिनेमा हॉल मालिकों ने तैयारी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि अभी मामला दर्शकों की संख्या पर अटका हुआ है। दरअसल सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय 25% दर्शकों के साथ सिनेमा हॉल खोलने की बात कर रहा है, जबकि सिनेमा मालिक 50% दर्शकों की मांग कर रहे हैं। सूचना मंत्रालय की सिनेमा हॉल मालिकों से कई दौर की बातचीत हो चुकी है। दोस्तों आपको बता दें कि लेकिन महामारी काल में थिएटर में फिल्म देखने का अनुभव पहले जैसा नहीं होगा। इस बार आपको कुछ हटकर फील होगा। दोस्तों आपको बता दें कि टिकट खिड़की पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया है। टिकट खिड़की पर उचित दूरी के निशान बनाए गए हैं। जगह जगह सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। टिकट खिड़की पर आपको ई-टिकट मिलेगा। और इसी के साथ आपको बता दें कि हर ग्रुप के बीच में एक सीट खाली रहेगी। दर्शकों को सिनेमा हॉल में घुसने के लिए आरोग्य सेतु ऐप दिखाना होगा।
बिना मास्क के एंट्री नहीं मिलेगी और हर शो के बाद पूरे सिनेमा हॉल को सैनिटाइज किया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि इस योजना में सरकार देगी हर साल 5,000 रुपए की मदद, ऐसे कराएं रजिस्ट्रेशन। दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने लड़कियों के सुंदर भविष्य के लिए कई योजनाएं चलाई हुई हैं। इनमें एक योजना है हरियाणा लाडली योजना। इस योजना के तहत बच्ची के खाते में हर साल 5,000 रुपए जमा किए जाते हैं और इस योजना का मकसद बेटियों को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाना है। आपको बता दें कि हरियाणा लाडली स्कीम केवल हरियाणा के लोगों के लिए है। ये योजना महिला और बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से हरियाणा में चलाई गई है। जिन माता पिता के 2 बेटियां हैं उनके लिए ये योजना चलाई गई है। योजना के तहत बेटियों की माता और बेटी को 5,000 रुपए की सहायता राशि देती है। आपको बता दें कि ये आर्थिक मदद किसान विकास पात्र के जरिए दी जाती है। बेटी के 18 साल होने पर ये राशि जारी कर दी जाती है। दोस्तों आपको बता दें कि इस योजना का मकसद बेटियों को आर्थिक आधार पर मजबूत बनाना है, बेटियों की शिक्षा में आने वाली आर्थिक तंगी को दूर करना और बेटियों के विवाह पर होने वाले खर्च में आर्थिक मदद देना भी इस योजना का मकसद है। दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा लाडली योजना केवल हरियाणा के निवासियों के लिए है। जिन माता पिता के पास 2 लड़कियां हैं उन्हें इसका फायदा मिलेगा। आपको बता दें कि योजना के तहत पैसा किसान विकास पात्र के माध्यम से मां दूसरी लड़की के नाम पर जमा कर सकती है। दोस्तों अगर आप हरियाणा के मूल निवासी हैं और इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो आप इसके लिए हरियाणा सरकार के महिला और बाल विकास विभाग से संपर्क कर सकते हैं। उनके कार्यालय में जाकर एक फॉर्म भरना होगा। आंगनवाड़ी केंद्र, सरकारी अस्पताल या फिर जीवन बीमा कार्यालय में भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि पेटीएम से ऐसे बुक करें अपना रसोई गैस सिलेंडर, मिल रहा है 500 रुपए तक का कैशबैक। दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप अपने घर के लिए गैस सिलेंडर बुक करना चाहते हैं लेकिन कॉल करके गैस सिलेंडर बुक करना आपको झंझट लगता है तो कोई बात नहीं, अब आप आसानी से पेटीएम के जरिए अपना गैस सिलेंडर बुक करा सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि पेटीएम के जरिए न केवल पेटीएम गैस बुकिंग होगी बल्कि यूजर्स के लिए कैशबैक भी दिया जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि पेटीएम गैस के जरिए आप इंडियन गैस सिलेंडर के अलावा एचपी गैस सिलेंडर और भारत गैस सिलेंडर को बुक करा सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि सबसे पहले तो आपको फोन में पेटीएम ऐप को ओपन करना होगा। पेटीएम ऐप ओपन होने के बाद आपको होम स्क्रीन के ऊपर सिलेंडर का बुक करने का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप बुक सिलेंडर पर क्लिक करेंगे आपको गैस प्रोवाइडर का चुनाव करना होगा कि जैसे भारत गैस, इंडियन गैस, एचपी गैस। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर आपको रजिस्टर मोबाइल नंबर या एलपीजी आईडी दर्ज करने के लिए कहा जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे तो आपको पेमेंट करने से पहले याद से पेटीएम गैस बुकिंग प्रोमो कोड फर्स्ट एलपीजी डालना होगा। इस प्रोमो कोड पर 500 रुपए तक का कैशबैक भी आपको दिया जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप प्रोमो कोड डालना भूल जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कैशबैक नहीं मिलेगा। एक बात और गौर करने वाली है कि यह प्रोमो कोड केवल पेटीएम के पहले सिलेंडर बुकिंग पर ही मिलेगा। दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि पश्चिम बंगाल में बढ़ते महामारी से प्रभावित हो रही है स्पेशल ट्रेनें। 29 को नहीं चलेगी हावड़ा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस। दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में बढ़ते महामारी को नियंत्रण करने के लिए लॉकडाउन जारी है। इससे ट्रेनें प्रभावित हो रही हैं। शनिवार को पश्चिम बंगाल जाने वाली कई ट्रेनें रद्द कर दी गई। अब 29 को भी लॉकडाउन है। इस वजह से रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है। पश्चिम बंगाल में ट्रेनों के रद्द होने से दूसरे राज्य भी प्रभावित हो रहे हैं। धनबाद पश्चिम बंगाल का सीमावर्ती स्टेशन है। पश्चिम बंगाल जाने वाली ज्यादातर ट्रेनें धनबाद होकर जाती हैं। 29 जुलाई को लॉकडाउन की वजह से 28 को नई दिल्ली से खुलने वाली डाउन राजधानी एक्सप्रेस रद्द होगी। 29 को हावड़ा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस को भी रद्द कर दिया गया। ऐसे में 29 जुलाई को धनबाद से नई दिल्ली हावड़ा राजधानी यानी कि अप डाउन नहीं आएगी। इसके साथ ही आसनसोल होकर चलने वाली हावड़ा पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस और शालीमार पटना एक्सप्रेस भी दोनों ओर से नहीं चलेगी। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि अनलॉक 3 में खुल सकते हैं सिनेमा हॉल, मेट्रो और स्कूल पर जारी रहेगी पाबंदी। दोस्तों आपको बता दें कि अनलॉक 3 के लिए एसओपी बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जाहिर है कि 31 जुलाई को अनलॉक 2 खत्म हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक अनलॉक 3 में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सिनेमा हॉल खोला जा सकता है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने इस संबंध में गृह मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा है जिसमें 1 अगस्त से सिनेमा हॉल को खोलने की बात कही गई है। दोस्तों आपको बता दें कि इससे पहले सूचना प्रसारण मंत्रालय और सिनेमा हॉल के मालिकों के बीच कई दौर की बैठकें हुई थी, जिसके बाद सिनेमा हॉल मालिक 50% दर्शकों के साथ थिएटर शुरू करने के लिए तैयार हो गए हैं। हालांकि मंत्रालय चाहता है कि शुरुआत में 25% सीट के साथ ही सिनेमा हॉल खोले जाए और नियमों का सख्ती से पालन हो। दोस्तों आपको बता दें कि इतना ही नहीं, अनलॉक 3 में सिनेमा हॉल के साथ जिम भी खोला जा सकता है। सूत्रों की माने तो अभी स्कूल और मेट्रो को खोलने पर विचार नहीं किया गया है।
वहीं राज्यों के लिए भी अनलॉक 3 में कुछ और ढील दी जा सकती है। और दोस्तों बढ़ते इसी के साथ और जानते हैं मौसम के ताजा अपडेट को। आपको बता दें कि झमाझम बरसे बदरा, जानिए कैसा रहेगा पूरे सप्ताह का मौसम। दोस्तों आपको बता दें कि मानसून की झमाझम बारिश ने रविवार को उमस भरी गर्मी से खासी राहत दिलाई। दोपहर बाद बारिश का जो दौर शुरू हुआ वो देर शाम तक रुक रुक कर जारी रहा। मौसम विभाग के मुताबिक इस पूरे हफ्ते ही बारिश और राहत का ये दौर जारी रहने की संभावना है। दोस्तों आपको बता दें कि मौसम विभाग का कहना है कि अभी दिल्ली का मौसम कमोबेश ऐसा ही बना रहेगा। अधिकतम और न्यूनतम तापमान भी इसी रेंज में रहेंगे। सोमवार को भी बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश होने के आसार हैं। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 35 और 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। दोस्तों आपको बता दें कि मानसून ट्रफ अब वापस दिल्ली के आसपास आ गया है। बंगाल की खाड़ी से नमी भरी हवा भी दिल्ली पहुँचने लगी है। इससे पूरे सप्ताह कभी हल्की तो कभी झमाझम बारिश का दौर जारी रहने की आसार है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि तेजस्वी का सीएम नीतीश पर तंज। अब कहेंगे पहले क्यों नहीं बताया कि 30 साल बाद आएगा महामारी। दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार यानी कि लालू फैमिली ने एक साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार को आड़े हाथों लिया है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव के बेटे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि वे अब ये कहेंगे कि लालू ने अपने 15 साल के शासनकाल में ये क्यों नहीं सोचा कि 30 साल बाद महामारी आएगा। अगर लालू ऐसा सोच लेते तो नीतीश कुमार के 15 साल के सुशासन में अस्पताल नहीं खोला तो क्या हुआ, इसका टीका जरूर खोज लेते। इसके पहले लालू प्रसाद यादव ने भी राज्य में गहराते महामारी संकट काल में कंटेनमेंट जोन में सरकारी व्यवस्था पर तंज कसते हुए इसकी तुलना इंटरटेनमेंट जोन से की। वहीं राबड़ी देवी ने भी इलाज की व्यवस्था पर सवाल उठाए। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि लालू यादव को नहीं हुआ है महामारी, जांच रिपोर्ट नेगेटिव, परिजन शुभचिंतकों को राहत। दोस्तों आपको बता दें कि रिम्स के पेइंग वार्ड में इलाजरत चारा घोटाले के 4 मामलों में सजा याफ्ता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की महामारी जाँच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। लालू का शनिवार को सैंपल लिया गया था। इधर लालू प्रसाद यादव के 3 सेवादारों की महामारी जाँच भी थोड़ी देर के बाद जारी कर दी जाएगी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की महामारी जांच रिपोर्ट आ गई है। उन्हें महामारी संक्रमण नहीं हुआ है, वे पूरी तरह से सुरक्षित हैं। रविवार को रिम्स की ओर से जारी की गई टेस्ट रिपोर्ट में लालू नेगेटिव मिले हैं। दोस्तों आपको बता दें कि दिन भर लालू के परिजनों और शुभचिंतकों की महामारी रिपोर्ट को लेकर उत्सुकता काफी बढ़ी रही। अब लालू की महामारी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद सबने राहत की सांस ली है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि फेक न्यूज के आरोप में अलीबाबा और जैक मा को भारतीय कोर्ट ने भेजा समन। दोस्तों आपको बता दें कि एक भारतीय कोर्ट ने चीन की दिग्गज कंपनी अलीबाबा और उसके फाउंडर जैक मा को समन भेजा है। दरअसल एक भारतीय कर्मचारी की शिकायत पर जैक मा को ये समन भेजा गया है। कर्मचारी ने नौकरी से गलत तरीके से निकालने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि चीन की कंपनी यूसी ब्राउजर में एक भारतीय कर्मचारी काम करता था, जिसने आरोप लगाया था कि यूसी ब्राउजर और यूसी न्यूज में गलत खबरें फैलाई जाती हैं और इसके बाद कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया गया था। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने चीन की 59 ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसमें अलीबाबा कंपनी की ऐप यूसी ब्राउजर और यूसी न्यूज भी शामिल है। सरकार ने ये प्रतिबंध लद्दाख सीमा पर चीनी सैनिकों के साथ हुए तनाव को देखते हुए लगाया था, जिसमें भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए थे। केंद्र सरकार ने सुरक्षा का हवाला देते हुए इन ऐप पर ये बैन लगाने का फैसला किया था। दोस्तों आपको बता दें कि कोर्ट की फाइलिंग के मुताबिक 20 जुलाई को अलीबाबा की यूसी वेब के एक पूर्व कर्मचारी पुष्पेंद्र सिंह परमार ने आरोप लगाया कि यूसी वेब चीन के खिलाफ सभी कंटेंट को सेंसर करती है और यूसी ब्राउजर और यूसी न्यूज पर फेक न्यूज चलाई जाती है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।